हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो देखिए आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है, कैन वी यूज मून डस्ट टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू। प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से भी यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, और साथ ही में मेंस के परस्पेक्टिव से भी ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको याद होगा कि हमने कल की वीडियो में पहला आर्टिकल ही ये डिस्कस किया था कि कैसे जो जीएम पॉपुलर ट्रीज हैं वो क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आता ही आता है मेंस में, तो और स्पेशली हम क्लाइमेट चेंज में वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स रिसेंटली। तो क्वेश्चन यही आ सकता है, व्हाट आर द रीसेंट टेक्नोलॉजीज और व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स सजेस्टेड बाय वेरियस फील्ड्स टू कर्ब क्लाइमेट चेंज। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कल का जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था और उसमें भी हमने देखा था कि कैसे जीन गन आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, कैसे आपको एक जनरल बायोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की, वो आपके लिए प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट वाज एक्चुअली अ वेरी बिग न्यूज। वो हर जगह आजकल एवरीबडी इज डिस्कसिंग इट, इट इज ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही में वो एक एग्जाम्पल भी था कि कैसे क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए यू कैन मेक दीज जीएम ट्रीज। ओके, तो वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट हमें वहीं से मिल गया। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मून डस्ट को यूज किया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को कर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या रिसेंटली एक फरवरी के जर्नल में सजेस्ट किया गया है यूएस के कुछ साइंटिस्ट द्वारा, और साथ ही में जो आपके लिए प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हम वो भी डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, there is some reason to believe that the summerless year that followed the eruption of Mount Tambora in 1816। तो देखिए सबसे पहले तो क्योंकि मेंशन यहाँ पे माउंट टेम्बोरा का हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, ये इंडोनेशिया में है। तो 1816 में यहाँ पे एक इरप्शन हुआ था। इरप्शन होने के बाद आप जानते हैं जब इस तरह का कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारे सल्फेट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, बहुत सारे और एरोजोल्स रिलीज होते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, जिसकी वजह से यू सी कूलिंग इन द एयर, राइट। तो कूलिंग मतलब विच इज एंटायर ग्लोबल वार्मिंग। तो कूलिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को आपने कर्ब किया। तो एक साल के लिए इस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद हमने क्या देखा था, समरलेस ईयर देखा था। देयर वाज नो हीट, देयर वाज नो समर पर से। तो ये यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि इसी तरह के 1816 के इस इवेंट ने बेसिकली encourage किया है साइंटिस्ट को कुछ मून डस्ट जैसा सजेस्ट करने के लिए। दिस फैक्ट हैज मोटिवेटेड पीपल टू आर्टिफिशियली डू द सेम थिंग टू स्लो ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए उस समय पे क्या हुआ था, वो एक नेचुरल फिनोमिनन था, लेकिन नेचुरल फिनोमिनन ने हमें सिखाया कि कैसे वोल्केनिक इरप्शन जो एक बहुत बुरी चीज हमें लगती है वो कुछ अच्छा भी कर सकती है। तो क्या हम इसे आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जो वोल्केनिक इरप्शन करता है। ओके, मून डस्ट कूलर्स। अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखी है कि यूएस के कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने फरवरी 8 को इस तरह का एक जर्नल में ये चीज सजेस्ट की है कि देखिए यहाँ पे लिखा है क्या होगा एक्चुअल में। यहाँ पे लिखा है कि 10 मिलियन टन, या इट इज नॉट रिटन हियर, पर जैसा कि उन साइंटिस्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम अप्रोक्सीमेटली क्या कोशिश करेंगे कि हम 10 मिलियन टन ऑफ मून डस्ट लेके आएंगे हर साल स्पेस में, और उसे एक ऐसी जगह पे पार्क करेंगे जिसकी वजह से जो अर्थ है वो 2% से कम यानी कि 2% डिमर सनलाइट रिसीव करे। ये उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, रिसर्चर्स फ्रॉम द यूएस हैव प्रपोज्ड दैट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डस्ट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम द मून टू अ पॉइंट इन स्पेस वेयर द अर्थ्स एंड सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड्स कैंसिल आउट ईच अदर। तो देखिए ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मून के पास डस्ट की कमी नहीं है, वहां से कितना भी डस्ट आप सोर्स कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब वही चीज लिखी है। और साथ ही में यहाँ एक और बात यहाँ हमने भी पढ़ी कि
इस डस्ट को लाके ऐसी जगह पे पार्क किया जाएगा जहां पे सन की ग्रेविटेशनल फील्ड और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और वो पॉइंट बेसिकली आप कह सकते हैं कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे जीरो हो जाती है किसी भी बॉडी पे, जिससे आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं लैग्रैंजियन पॉइंट। आप जानते हैं, अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं, दिस इज द लोकेशन इन स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन व्हेन द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी बॉडी either due to the earth or due to the sun is zero। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम पार्किंग स्पॉट्स भी कहते हैं स्पेस का। तो ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा ना कि डस्ट वहां पार्क हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर एक शैडो आ जाएगी, द अर्थ वुड हैव अ शैडो, और उसकी वजह से 2% द्वारा, यानी कि बाय 2% डिमिंग हो जाएगी सन लाइट की। तो देखिए, वैसे तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि हम ये इसीलिए करना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ समय एक्स्ट्रा मिल जाए। देखिए, जैसे आपको याद होगा जब कोविड आया था, तो कोविड के समय पे हमने लॉकडाउन क्यों लगाए थे? सरकार क्या कह रही थी कि लॉकडाउन हर कंट्री की, कि हम लॉकडाउन इसलिए लगा रहे हैं ताकि वी बाय सम टाइम टू मेक आर इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मेक आर हॉस्पिटल्स रेडी, ताकि जब हम लॉकडाउन खोले तो जो जिस तरह के केसेस आएंगे हम ओवरवेलम ना हो जाए, हमारे हॉस्पिटल सब कुछ रेडी होना चाहिए, वैक्सीन हम तैयार कर लें और उसके बाद हम लॉकडाउन खोलेंगे, ये सब कुछ बोला गया था। आप याद करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे भी ये जो रिसर्चर्स हैं उनका जब आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें उन्होंने यही बोला है कि वी एक्चुअली वांट टू बाय सम टाइम, कि इतना क्या होगा कि हमें, देखिए अभी सबको पता है कि अचानक से तो आप नेट जीरो नहीं बन जाएंगे। आईपीसीसी कुछ कह रही है कि हम ट्रैक पे नहीं है ग्लोबल वार्मिंग कर्व करने के, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो हम क्या करें, एटलीस्ट अभी इस तरह से, क्योंकि अभी हमें पता है समय लगेगा, ठीक है, तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कार्बन एमिशंस कम करते रहें, ताकि तब तक हम अपनी अर्थ को बचा लें ये डिमिंग करके सनलाइट की, ठीक है। तो ये इनका रैशनल है, ऐसा उनका कहना है। ओके तो एक पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लैग्रैंजियन पॉइंट के बारे में। While aerosols in the stratosphere, especially radiation scattering ones such as sulfates, do have a cooling effect, let's not forget। देखिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है ना इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, और बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर सजेशन के क्रिटिकल हैं। उनका ये कहना है कि अच्छा, 1816 के जो आपने कूल समर या समरलेस ईयर को आपने याद तो कर लिया, आप मोटिवेट तो हो गए इससे, लेकिन क्या आपको ये याद नहीं है कि उस समरलेस ईयर में क्या हुआ था? क्रॉप यील्ड्स नहीं हो पाई थी वर्ल्ड वाइड। क्या आपको ये याद नहीं है कि कितनी स्टारवेशन, क्योंकि फूड सिक्योरिटी हिट हो गई ना, जब क्रॉप इतनी प्रोडक्टिविटी निकल ही नहीं रही वहां से, तो ऑफ कोर्स स्टारवेशन होगा। तो ये सारी चीजें क्या आपको याद नहीं है? बस इतना याद रह गया कि ग्लोबल वार्मिंग कब हो गई थी एक साल के लिए। Many climate models have confirmed that dimming the amount of incoming sunlight with stratospheric aerosols will have similar outcomes. Some studies have argued that the resulting drought, एक और साथ में यहाँ पे चीज लिखिए, देखिए एक सिंपल सी बात है, सनलाइट आना बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी भी है। अब देखिए, अगर आप सनलाइट को किसी भी तरह से उसको हैम्पर करने की कोशिश करेंगे या उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ी करने की कोशिश करेंगे, तो आप रेनफॉल पैटर्न्स को भी छेड़छाड़ कर रहे हो, उसके साथ भी आप ड्राउट पैटर्न्स के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हो, आप ओजोन लेयर के साथ, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपने सोचा ही नहीं कि रेनफॉल पे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि सनलाइट तो बहुत जरूरी है, इवेपोरेशन और इस सब की वजह से ही तो रेनफॉल होती है, ठीक है। तो रेनफॉल नहीं होगा तो ड्राउट होगा बहुत ज्यादा, ओके। तो और साथ ही में जो ओजोन लेयर को डैमेज होगा, वो उससे क्या होगा, ओके। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे नहीं सोची। सम स्टडीज, ओके, तो लेकिन यहाँ पे इनका कहना है ऑथर का कि लेकिन ठीक है, फिर कुछ स्टडीज ये भी हैं जो आर्ग्यू करती हैं कि इस तरह के जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट मॉडल्स हैं, एसआरएम मॉडल्स, आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट आप कहेंगे, ये सारी चीजें थोड़े ना आती हैं। आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि इस साल में आया है, इससे पिछले साल में आया है, पर एक क्वेश्चन आया है कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ओके। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जब एग्जामिनर आपका पेपर सेट करेगा, उसमें या तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट लिखा होगा या तो सोलर जियो इंजीनियरिंग लिखा होगा, ये सेम वर्ड है, I mean, they are the synonyms of each other। तो जब सोलर जियो इंजीनियरिंग लिखा होगा, उसमें ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे कि अगर तो आपको ये न्यूज़ नहीं पता, देखिए कहीं चीजें यू नो देम और यू डोंट नो देम, क्योंकि सोलर जियो इंजीनियरिंग में कोई भी इस तरह का ऑप्शन बनाया जा सकता है जो आपको ट्रिक करके वो आंसर मार्क करने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे कि सोलर जियो इंजीनियरिंग में हो सकता है कुछ सोलर पैनल से रिलेटेड सम दिस टेक्नोलॉजी एंड दैट टेक्नोलॉजी, इस तरह से कुछ भी दिया जा सकता है। तो अगर आपको न्यूज़ ही नहीं पता कि इस तरह का कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा है, कोई इतनी बड़ी न्यूज़ हो गई है, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली इसको गलत मार्क कर देंगे।
करेंगे। वैसे ग्रीन वॉशिंग वाज सो मच इनटू द न्यूज, अभी रिसेंटली भी ग्रीन वॉशिंग बहुत है न्यूज में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो सोलर जियो इंजीनियरिंग या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट, कोई भी इस तरह की रिसर्च जो अमाउंट ऑफ सनलाइट जो अर्थ की सरफेस पे रीच कर रही है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करे, उसे सोलर जियो इंजीनियरिंग या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कहते हैं। रेडिएशन मैनेजमेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि लेकिन फिर भी कुछ स्टडीज, क्योंकि मैं क्रिटिकल हूँ, चलिए एक समय के लिए हम इसे साइड पे रख देते हैं, क्योंकि कुछ स्टडीज ऐसा कहती हैं कि जो ड्राउट इसकी वजह से कॉज होंगे वो इतने हार्मफुल नहीं होंगे, और जो जीडीपीज कंट्रीज की होंगी मोस्टली पॉजिटिवली इफेक्ट होंगी इस तरह के एसआरएम मॉडल्स द्वारा। अब लेकिन ऑथर फिर कुछ और कहते हैं आगे, कहते हैं ठीक है, एक बारी को हमने स्टडीज को मान लिया, लेकिन इनका ये कहना है कि देखिए जिन जिन तरह के मॉडल्स पे आप अपनी स्टडी को बेस कर रहे हैं वो मॉडल्स ही अनसर्टेन हैं। आप किन तरह के बेसिस पे कह रहे हैं कि रेनफॉल पैटर्न्स वगैरह कुछ सेट हैं, कुछ स्टडीज है, उसके बेसिस पे आपने स्टडी की कि रेनफॉल पैटर्न इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा या ड्राउट इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन कितने ही प्रिसाइज या कितने ही एक्यूरेट वो खुद रेनफॉल मॉडल्स हैं, आज तक कोई सर्टनली प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाया रेनफॉल पैटर्न्स को। बहुत बार कितनी सारी फोरकास्ट आती हैं, बहुत बार उसको वो डिफंक्ट भी हो जाती हैं क्योंकि सही नहीं होती। तो उन तरह के मॉडल्स पे अपनी स्टडीज को बेस करना, तो आपका मॉडल भी उतना ही अनसर्टेन है जितना कि वो मॉडल्स हैं। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। देयरफॉर कंक्लूडिंग दैट SRM would not have unintended consequences in the form of drought and crop losses based on models that can't reliably predict precipitation would foolhardy. ओके, मैनी नेचुरल एज वेल एज। तो यहाँ पे देखिए अब सोशल एस्पेक्ट भी लिखा है। सोशल एस्पेक्ट क्या है इसका? देखिए कि कौन डिसाइड करेगा कि कब और कितना एरोजोल्स पार्क करना है। ठीक है, अब यूएस के रिसर्चर्स कुछ कह रहे हैं हम भारत ने नहीं करना, इंडिया नहीं इससे अग्री करता, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे रेनफॉल पैटर्न्स, हम अपने फार्मर्स को वो नहीं कर सकते, क्या पता फार्मर्स प्रोटेस्ट इससे शुरू हो जाए। जस्ट थिंक अबाउट इट। और कौन इस तरह के कौन से, ठीक है यूएस के कहने पे हम अपना सरेंडर भी कर दें इस तरह का, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अगर कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो तो इसके लिए लॉस एंड डैमेज, कौन डैमेज पेमेंट करेगा इसकी? क्योंकि UNFCCC में एक लॉस एंड डैमेज का एक कॉन्सेप्ट है, वो तो कोपेनहेगन समिट में हमने कब से देखा हुआ है कि आप हमें $100 बिलियन देंगे क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ये सब वो तो आपसे दिया नहीं जा रहा। तो इस तरह की कोई चीजें हो गई तो आप तब भी हमारी मदद नहीं करेंगे। तो व्हाट अबाउट दैट? ये एक सोशल एस्पेक्ट है इस चीज का। ओके, तो अब देखिए हमें एक एडिटोरियल डिस्कस करना है और फिर उसके बाद हम बाकी सारे आर्टिकल्स द हिंदू के। इंडियन एक्सप्रेस में आज कुछ बहुत खास नहीं आया है, जो आया है वो थोड़ा पॉलिटिकल है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएटिंग अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगेन अगर हम दोबारा मेंस पे आ जाएं तो मैं ये चीज आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि पॉक्सो के 10 साल हमने कंप्लीट किए हैं 2022 में। ओके, तो पॉक्सो एक्ट को 10 years ऑफ पॉक्सो, क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है। अब आप सोचने लग पड़ेंगे कि पॉक्सो 2013 में क्या हुआ होगा, 2014 में क्या हुआ होगा, 2015 में क्या होगा। ऐसे नहीं आंसर लिखे जाते, वो कोई भी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो आपको बस उसके पॉजिटिव्स, उसकी अचीवमेंट्स, उसके फ्लॉज, उसके चैलेंजेस, रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये सब कुछ लिखना है। तो पॉक्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और साथ ही में पॉश एक्ट, ओके, जो सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2013 का ये एक्ट आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस रिसेंटली हमने स्पोर्ट्स के सेक्टर में देखे हैं इस तरह के, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में। तो इस पे केस स्टडीज एथिक्स में आती ही आती है, कम से कम 2 से 3 बार केस स्टडीज तो 2013 से लेकर अभी पेपर में आ चुकी है। तो पॉश एक्ट आपको प्रिपेयर करके जाना है और उसका हर एक डायमेंशन प्रिपेयर करके जाना है। और ऑफ कोर्स हम देखेंगे यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को कर्ब करने के लिए। और आई थिंक इसी तरह से आपको एथिक्स में अपना आंसर लिखना भी चाहिए, चाहे वो केस स्टडी में आए। देखिए केस स्टडीज में भी तरह तरह की केस स्टडीज होती है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको 2 भागों में बांटने की कोशिश करें तो एक केस स्टडी होती है जो पब रिलेटेड होती है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होती है, सिविल सर्वेंट्स रिलेटेड, यू आर दिस, यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यू आर दैट, आप सेक्रेटरी के रूप में बनाए गए हैं, ये सब कुछ इस तरह की केस स्टडीज। लेकिन फिर एक केस स्टडी होती है सोशलिस्टिक या फिर इंटरनेशनल एथिक्स, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपसे स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कोई म्यांमार में अभी कू हुआ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। तो वो सारी चीजें, तो अगर केस स्टडी पॉश एक्ट के एप्लीकेशन पे आई तो भी आपके लिए आंसर रेडी होना चाहिए, या केस स्टडी आपके
अगर सोशलिस्टिक बेंट के साथ आई तो भी आप यही आंसर लिख सकते हैं। अब हम ये आर्टिकल डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, ये एडिटोरियल डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? ओके, the recent case of allegations of sexual harassment that some of India's sports women wrestling are said to have ओके तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आपको याद होगा हम बहुत डिटेल में वो डिस्कस भी कर चुके हैं कि कैसे अभी प्रोटेस्ट हुई थी दिल्ली में, जिसमें रेसलिंग जो स्पोर्ट्स विमेन थी उन्होंने कैसे बताया कि व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, what sports women have gone through over the last 10 years. Okay, those affected. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इस केस के बारे में, इस पे केस स्टडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जब ये प्रोटेस्ट हुई तो इससे क्या पता चला कि या तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है, जो पॉश एक्ट जिसके बारे में बात करता है, वो फंक्शनल ही नहीं थी उनके केस में, है ना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो थी, या तो जो रेसलर्स थे वो इसके बारे में अवेयर नहीं थे कि आईसीसी जैसा भी कुछ होता है। अब देखिए क्योंकि हम पॉश एक्ट की बात कर रहे हैं तो विशाखा गाइडलाइंस को डिस्कस किए बिना ये क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हो सकता। तो द विशाखा गाइडलाइंस ऑन रिपोर्टिंग हरासमेंट आर मेंट टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इक्वली, चाहे वो सरकारी कोई वर्क प्लेस हो, चाहे वो प्राइवेट वर्क प्लेस हो। सेक्सुअल हरासमेंट तो गलत ही है ना, कि मतलब नहीं सरकार एक लॉ ला रही है तो सरकारी दफ्तरों पे ही लागू होगी, कहीं और नहीं। वो तो देखिए वही पॉश एक्ट आपको अपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ के जाना है, अगर उसमें ऐसा लिखा है कि इट अप्लाइज ऑन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इक्वली, देन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। या फिर उसमें ये लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर है तभी अप्लाई होगा, वरना आप एक दो लोग हैं वहां पे तो आप सेक्सुअल हरासमेंट कीजिए कितना मर्जी, ऐसा नहीं हो सकता। अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, हो सकता है क्या, तो वो गलत है। ओके तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाइए, हम पॉश एक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके और विशाखा गाइडलाइंस जब आई थी तो वो आर्टिकल 142 के तहत आई थी, डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू द पिटिशनर बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके तो जिसमें क्या हुआ था, ये जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू तो नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म ही आप कहेंगे इसे, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया था। सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ मेकिंग पावर नहीं है, पर विशाखा गाइडलाइंस ने लॉ की तरह ही काम किया। तो देखिए 1997 में ये गाइडलाइंस है, ठीक है, 1997 से लेके 2013 तक कोई लॉ ही नहीं बनाया सरकार ने या फिर पार्लियामेंट ने, ये बहुत ही बुरी बात है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि अगर कोई मजबूर होके, एपेक्स कोर्ट जब लॉ मेकिंग करता है या कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है तो वो मजबूर है कि उस समय पे कोई इस तरह का लॉ है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि आपको इस पे लॉ बनाना चाहिए। जैसे अभी क्या है कि यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया, आपको ये भी पढ़ के जाना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी मींस के पर्सपेक्टिव से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जब पैसिव यूथेनेशिया पे गाइडलाइंस आई 2018 में, उसे अलाउ कर दिया गया, फिर दोबारा उसे अब अपडेट कर दिया गया है, तो फिर भी उसको क्लोज करते हुए भी केस को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर लॉ आना बहुत जरूरी है। तो लेकिन 1997 की गाइडलाइंस के बाद 2013 में जाके लॉ आया। खैर तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। सो द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड, तो आप ये भी जानते हैं कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने ओवरसाइड कमेटी भी बनाई है जिसको मैरी कॉम लीड कर रही हैं, और वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण जी, उनके खिलाफ जो भी चार्जेस लेवल किए गए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो खैर ये तो केस हो गया। स्ट्रक्चरल वायलेंस डेटा ऑन वर्कफोर्स, वायलेंस इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इज बोथ डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वाइल एंड एनलेबरिंग। ओके देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैसे वर्क प्लेस को, आप मैनेजर हैं, एक केस स्टडी का जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि एज द मैनेजर ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हाउ वुड यू इंश्योर इस तरह का वर्क कल्चर जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। ठीक है तो आप ये इस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हैं। डायरेक्ट वायलेंस हैज शोन अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, लेकिन देखिए ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, आप कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे लीडरशिप पे अपने सारी विमेन एम्प्लॉयज को कि यू कैन कम, देयर इज नो हार्म, मतलब कुछ नहीं होगा, यू कैन कम एंड रिपोर्ट अगर आपके साथ इस तरह का कुछ भी होता है तो इस तरह के एनेबलिंग एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, विच इज गुड। तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट भी दिखी है हमें। ओके लेकिन ये तो हो गया डायरेक्ट एक सोर्स हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट वायलेंस भी होती है विच रिमेन्स पुअरली एड्रेस्ड बिकॉज इट इज एम्बेडेड डीप इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम देखेंगे कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सेक्सुअल हरासमेंट। इट इज मोर विजिबल इन द एम्प्लॉयमेंट इम्बैलेंस प्रेवलेंट बिटवीन मेन एंड women in the organized and unorganized sector। अब आप जानते हैं कि वर्क प्लेसेस में men are more in number। ओके
तो और उन्हें ऐसा लगता है, देखिए जो भी मेजोरिटी भी होता है, जो भी आप इसको पॉलिटिकली देखिए, आप इसको इकोनॉमिकली देखिए, आप इसको सोशली देखिए, जो भी मेजोरिटी में होता है वो एम्पावर्ड फील करता है। उन्हें लगता है कि हमारे पास अनड्यू एडवांटेज है, ठीक है। और तो सोसाइटी गवाह है कि हम पेट्रियार्कल हैं एंड विमेन आर इन माइनॉरिटी, और साथ ही में माइनॉरिटी की होने के साथ साथ उनके पास कोई हायर पोजीशन भी नहीं है, मैनेजर्स बहुत कम है विमेन, सीईओज बहुत कम हैं, ठीक है, ओनर्स बहुत कम हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन हरास देम एंड दिस हरासमेंट वुड गो अननोटिस्ड। ये एक आप प्रिजम्पशन लेके चलते हैं, द नंबर्स मैटर व्हेन इट कम्स टू पावर इमेनेटिंग फ्रॉम द मेजोरिटी, वन मास्टर्स करेज। लेकिन अगर यही 50:50 का रेशियो हो जाए मेन और वुमेन का वर्क प्लेस पे, तो क्या होगा? जब हमें पता है, विमेन को पता है, एम्प्लॉयज को पता है, विमेन एम्प्लॉयज को, कि हम भी मेजोरिटी में हैं, हाफ ऑफ द वर्क प्लेस इज विमेन, तो वी मस्ट करेज कि हम अपनी ग्रीवेंस को वॉइस करेंगे बिकॉज वी हैव सफिशिएंट नंबर्स इन आवर सपोर्ट। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे जो जेंडर इम्बैलेंस है वर्क प्लेस पे, वो कितना बड़ा रीजन बन सकता है साइकोलॉजिकली भी, ओके, सेक्सुअल हरासमेंट को कर्ब करने के लिए। ऑल्सो मच वुड डिपेंड ऑन द टूथ टू टेल रेशियो ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द नंबर ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लीडरशिप पोजीशंस में विमेन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है सबॉर्डिनेट विमेन एम्प्लॉयज के लिए कि हम अपनी ग्रीवेंसेस को बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेटा लिखे बिना नहीं जा सकते, तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है वो आपको लिखना ही लिखना है। ओके, सो 2021 के लिए जो अवेलेबल डेटा है वो दिखाता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द टोटल लेबर फोर्स, इट हैज ग्रोन और ग्रेजुअली कहाँ से कहाँ तक गया है। 2017-18 में 17.5 था, अब 25.1 है, लेकिन 25.1 अभी भी 50% से बहुत कम है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो देखिए लेबर फोर्स और वर्क पॉपुलेशन रेशो में क्या डिफरेंस होता है अभी हम देखेंगे, ऑल्दो हम बहुत बार देख चुके हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो भी ऊपर गई है 16.5% इन 2017-18 से 24.2% इन 2021 तक। तो लेकिन तब भी वी आर वेरी लेस, ओके। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब देखिए आपको पता है कि LFPR का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स बेसिकली जो काम ढूंढ रहे हैं और काम करने के लिए सक्षम है, एबिलिटी, एंड यू आर सीकिंग वर्क, ओके, यू आर विलिंग एंड यू हैव द एबिलिटी टू वर्क एंड यू आर सीकिंग वर्क। अब उसमें देखिए एम्प्लॉयड लोग भी आ जाते हैं और अनएम्प्लॉयड लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, तो ये लेबर फोर्स आ जाता है। लेकिन वर्कर पॉपुलेशन कौन होते हैं? वर्कर पॉपुलेशन में जो एम्प्लॉयड लोग हैं पूरी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे आप डेटा लिख सकते हैं, ऑल्दो वी हैव सीन इम्प्रूवमेंट बट दिस नीड्स टू गो इवन हायर, ओके। स्टार्ट अर्ली एंड एट होम, वेरी कैची। देखिए आप इसको पढ़ के ही यू वुड फील समथिंग, है ना, कि स्टार्ट अर्ली एंड एट होम, शुरू कीजिए अपने घर से ही शुरू कीजिए। जब आप अपने एथिक्स में ये पढ़ते हैं कि ये तो क्वेश्चन है, एथिक्स के सिलेबस का पार्ट है कि कैसे होम, स्कूल, फैमिली, ये कैसे फैक्टर्स हैं एथिक्स जनरेट करने में, तो आप उसमें फिर सोल्यूशन भी तो इसी तरह से दीजिए ना, कि होम, फैमिली, स्कूल, यही बहुत बड़े फैक्टर्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट को कर्ब करने के लिए। द एब्सेंस ऑफ एन एनेबलिंग एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द पुअर पार्टिसिपेशन। अब आप देखिए ये जानते हैं कि जब एक एनेबलिंग और सेफ वर्क एनवायरनमेंट नहीं है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऊपर कैसे बढ़ेगा? जब ये हर कोई घर में भी, आसपास सोसाइटी में भी आम लोग आपको बात करते हुए दिख जाते हैं, आप भी शायद, आपको भी पता होगा कि किस तरह की हरासमेंट एक समय पे तो हर किसी को गुजरनी पड़ती थी वर्क प्लेस पे। तो जब ये एक, इट इज एन ओपन सीक्रेट, राइट, इजंट इट? तो फिर कैसे लोग, मतलब बहुत सारी जो विमेन है वो कतराती हैं लेबर फोर्स का पार्ट बनने से, ओके। इट इज जनरली बिलीव दैट मोस्ट विमेन डू नॉट कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड द करंट रिड्रेस मैकेनिज्म इज आइदर नॉन एग्जिस्टेंट और इनइफेक्टिव। देखिए आपको याद होगा जब हम स्पोर्ट्स पर्सन का ये केस इतना आया था तो हमने एक एडिटोरियल देखा था इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें कैसे खुद स्पोर्ट्स विमेन थी, काफी सीनियर, अब तो रिटायर भी होंगी, उन्होंने वो एडिटोरियल लिखा था। तो उसमें उन्होंने कैसे लिखा था कि एक स्पोर्ट्स पर्सन थी जिसने एलिगेशन लगाई थी एक उस समय के, आई थिंक अपने किसी कोच के ऊपर या मिनिस्टर के ऊपर, तो कैसे उन पे ही इतने सारे डिफेमेशन चार्जेस लग गए और उन्हीं की कैरेक्टर पे उंगलियां उठने लगी और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनके फादर ने भी सुसाइड कर लिया, फिर उनकी जो फ्रेंड थी और उनकी फैमिली, उनकी फ्रेंड और उनकी फ्रेंड की फैमिली ने उस केस को लड़ा और फाइनली जाके वो केस 19 साल बाद जाके अब खत्म हुआ और 6 महीने या पता नहीं 2 महीने की उनको जेल हुई और फिर वो रिहा भी हो गए।
तो आई भी अंडरस्टैंड, ये भी पॉइंट अभी अब आगे देखेंगे। ओके, दे आर मोर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर एज दे कैन बी इजीली थ्रेटन। तो उनको देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि कैसे आपकी जॉब डिसकंटिन्यू कर देंगे हम, अगर आप इस तरह के इंडिसेंट फेवर्स नहीं देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अनलेस द माइंडसेट ऑफ ट्रीटिंग मेन एंड वुमेन एट इक्वल्स इज डेवलप्ड एट एन अर्ली एज। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जब आप चाइल्डहुड से ही इक्वालिटी नहीं लेके आएंगे तो कैसे बड़े होके अचानक से आप सीख लेंगे। ओके, वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो सोशल कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट ऑफ फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली स्कूलिंग बहुत मैटर करती है ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन में। तो जब पेरेंट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे घर पे अगर कोई इंसान डोमेस्टिक वायलेंस देख के अगर एक लड़का बड़ा होगा तो उसे लगेगा ये नॉर्मल है, दिस इज हाउ वुमेन आर टू बी ट्रीटेड। ओके, तो ये चीज, और साथ ही में जब वो देखेगा एक एक बेबी बॉय और फिर बड़ा होता हुआ कि आई एम प्रिविलेज्ड, मुझे हर चीज में ऊपर रखा जा रहा है, मेरी बहन की पढ़ाई छुड़वा दी क्योंकि पैसे 6 लाख रुपए ही थे जो केवल मेरी एडुकेशन के लिए पूरे हो सकते थे। ऑफ कोर्स उन्हें लगेगा आई एम मोर प्रिविलेज्ड, द नेचर हैज मेड इट अ लॉ। ओके, तो ये चीज यहाँ पे स्कूलिंग का फैक्टर लिखना है, यहाँ पे आपको होम एनवायरमेंट का फैक्ट लिखना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू लर्न इनइक्वालिटी एट अ वेरी यंग एज। फिक्सिंग गोल्स, सिमिलरली अब देखिए जो हम सोल्यूशन देखेंगे, बाकी सारी चीजें जो भी आपको यहाँ से मिली वो आपको लिखनी ही है, पर ये जो कंक्लूजन यहाँ पे हम देखेंगे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये आपको लिखना ही लिखना है। फिक्सिंग गोल, सिमिलरली प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्किंग एनवायरमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। वही चीज जो मैंने आपको बताया, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सेफ वर्क एनवायरमेंट प्रोवाइड करें। ओके, इसके लिए उनको क्या करना है, उनको विमेन फ्रेंडली बनाना है, उनको आईसीसी को स्ट्रेंथन करना है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को। ऑलराइट, और साथ ही में देखिए, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि जब भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है सुपीरियर अथॉरिटीज़ के पास, तो कैसे उसको शश कर दिया जाता है, या फिर कैसे उसको डीले किया जाता है फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे, या फिर आप पहले तो ये होता है कि बड़े समय तक विक्टिम जो है ना उसी के खिलाफ आप पर्चे निकालते हैं, कैसे सोशल मीडिया पे शी हैड अ बॉयफ्रेंड, शी हैड दैट, तो कैसे फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे उनको डिसरिप्यूट करने की कोशिश की जाती है। द सिचुएशन बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन द अक्यूज्ड हिमसेल्फ इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एज। अब देखिए, वैसे ही अगर खुद ही जो एम्प्लॉयर है वही अक्यूज हो तो फिर उस केस में क्या होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए। हमारा शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि हम विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करें, और हम इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज को ना ही केवल कॉन्स्टिट्यूट करें पर उनको स्ट्रेंथन भी करें। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस जनरेट करें, स्प्रेड करें, अपनी विमेन एम्प्लॉयज को भी बताएं, कुछ इस तरह का पैम्पलेट आते ही ज्वाइन करते बताएं कि ये लॉ है, ये प्रोसीजर है, कोई भी ग्रीवेंस हो ऐसे रिड्रेस करना है, ऐसा आईसीसी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट होना चाहिए। इस तरह से आप अवेयरनेस जनरेशन वाले पॉइंट को इलेबोरेट करके लिखिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, देन अवेयरनेस। मीडियम टर्म गोल्स क्या होने चाहिए? मीडियम टर्म गोल्स हैं कि आप फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स को इंक्रीज कीजिए, आप टूथ टू टेल रेशो को इंप्रूव कीजिए, लीडरशिप पोजीशंस पे विमेन हो। ठीक है, साथ ही में आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड कीजिए टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट, कि विमेन ड्रॉप आउट ना करें क्योंकि फिर इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना, वर्क प्लेस पे। तो कैसे? पेड मैटरनिटी लीव। ठीक है, तो ये हमने मीडियम टर्म डिस्कस कर लिया। अब लॉन्ग रन में क्या होना चाहिए? लॉन्ग रन में इट इज वेरी इसेंशियल टू एड्रेस द डीप रूटेड स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल वायलेंस विच पुट्स वुमेन इन डिसएडवांटेजियस पोजीशन। जब तक पूरी सोसाइटी, तो क्या हमने फैमिली डिसाइड कर लिया, हमने स्कूलिंग डिसाइड कर लिया, अब सोसाइटी आ जाती है। ठीक है, तो सोसाइटी एज अ होल जब तक वर्क नहीं करती कि यू ब्रिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन दी एग्जिस्टिंग सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स टू एलिमिनेट दिस इनडायरेक्ट वायलेंस, रूट एंड ब्रांच द स्टेटस क्वो मे नॉट चेंज। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, हम अभी सैटरडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ फाइंडिंग्स और कुछ कुछ, देखिए जीएसटी पे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जीएसटी पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आ ही रहा है, आई थिंक इस साल नहीं आया बस, लेकिन जीएसटी जब से आया तब से क्वेश्चन आया है, मेंस में स्पेशली आया है। तो जीएसटी इस बार के आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना जो हलाबलू हमने देखा था, स्पेशली जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज लगाना, कैसे ये सारी बातें, और भी जीएसटी पे समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन इंसिस्टेंटली। तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग जीएसटी
कि पिछले कैसा रिकॉर्ड रहा है, रिपोर्ट कार्ड क्या रही है जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की। हैव अ गुड मटेरियल रेडी। आपको याद होगा एक एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस में जो मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था। आई वेरी रेयरली से दैट, क्योंकि कहीं एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं कि वो अपने में ही आपको उसमें से 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा एडिटोरियल था, तो उससे और जिस तरह की एक्सप्लेनेशन हमें उससे मिली थी वो अभी तक कोई इस तरह का मटेरियल आया नहीं। सो यू शुड हैव योर मटेरियल रेडी। ओके, कई कई चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। Meeting in person after nearly 8 months, the GST Council last Saturday reached a broad consensus. तो देखिए फाइनली GST काउंसिल ने ये अग्री कर लिया है कि GST एपेलेट ट्राइब्यूनल बनेंगे। और क्या करेंगे जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल? जीएसटी जिस तरह के भी डिस्प्यूट्स जो पेंडिंग हैं, जिन्होंने कोर्ट्स के पास, जिनके पास ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस हम पढ़ते हैं 5 करोड़ 3 करोड़, है ना, तो कोर्ट्स का बर्डन कम करने के लिए जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल वुड बी अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये उसको ऑफ कोर्स लीगल बैकिंग दी जाएगी इस जो अगले महीने फिनेंस बिल आएगा उसमें। दिस रेजेस होप्स ऑफ क्विकर डिस्पोजल ऑफ जीएसटी डिसएग्रीमेंट दैट आर एडिंग टू कोर्ट्स केस लोड्स। तो ये एक चीज आपको पता चल गई कि जीएसटी मीटिंग पे क्या हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ इससे पहले कि हम और यहाँ पे क्रिटिसिज्म और जो भी देखें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मिस निर्मला सीतारमन जी ने बताया कि पेंसिल शार्पनर्स जो हैं वो अब चीप हो जाएंगे, तो देखिए वैसे तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपसे जो रिसेंटली रेट कट्स हुए हैं ना, तो उनको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जो जीएसटी किसी चीज़ पे अगर कम हुआ है, बढ़ा है, जैसे हमने वो फ्राइड जो हम स्नैक्स खाते हैं उस पे, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो आपको रीसेंट चीज़ें पढ़ के जानी है। जैसे पेंसिल शार्पनर्स की यहाँ पे बात हुई तो उस पर 12% कर दिया गया है जीएसटी, पहले 18% था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, साथ ही में एक लिक्विड जैगरी की बहुत बात हो रही थी जिसे हम राब कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ लिक्विड जैगरी, तो उसमें उसको जीरो कर दिया गया है। 18% रेट था लिक्विड जैगरी पे, यानी कि गुड़ पे, तो वो 18% से जीरो कर दिया गया अगर वो लूज है। ठीक है, लेकिन अगर वो प्री पैकेज्ड है या लेबल्ड है तो उस पर 5%। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ के जानी है, जो इस काउंसिल की मीटिंग में हमें पता चली है। तो जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में, ये लिक्विड जैगरी के बारे में, पेंसिल शार्पनर्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है अ मच डेफर्ड रिव्यू ऑफ द जीएसटी, लेकिन ऑफ कोर्स हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑनलाइन गेमिंग पे कुछ आएगा, कसिनोज पे कुछ आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो इस तरह के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनोज पे, तो आप जानते हैं मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा जी, तो वो बिजी हैं। मेघालय में असेंबली पोल्स हैं तो उसमें बिजी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी ऑथर ये कहती हैं कि 9 असेंबली इलेक्शंस होने हैं इस साल, तो मतलब कोई ना कोई तो किसी चीज़ में बिजी रहेगा ही। तो जो इतने सारे प्रिकली इश्यूज हैं, मतलब हमें इस साल उसका कोई समाधान नहीं मिलने वाला, इसका मतलब यही है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जीएसटी काउंसिल के में कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। अब इसको कैसे कर्ब किया जा सकता है वो आप एक बार सोच के देखिए। और ग्रेटर कंसर्न is the stalling of the rationalization of the complex GST rate structure with। अब देखिए ऑफ कोर्स जीएसटी में बहुत सारे फ्लॉज हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से चैलेंजेस हैं, कौन से फ्लॉज हैं जीएसटी में, ये चीज़ मैं बहुत बार कह चुकी हूँ आपको, इरैशनल टैक्स स्ट्रक्चर कहीं चीज़ों में। ऑल्दो जीएसटी में जो ई वे बिल्स आए हैं, जीएसटीएन है जो जीएसटी नेटवर्क है जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन है, जीएसटी इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, दैट इज अ गुड थिंग, उससे कंप्लायंस बढ़ती है। हमने जब इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया तो उसमें भी हमने जीएसटी की बहुत सारी अच्छाइयाँ गिनी है, तो है लॉट ऑफ गुड थिंग्स। और पर साथ ही में जो फ्लॉज है, इरैशनल टैक्स स्ट्रक्चर कहीं चीज़ों में। देखिए अब आप ये पेंसिल शार्पनर्स वाला ही देख लीजिए। ठीक है, बेसिक स्टेशनरी उस पर 18% जीएसटी। और चलिए ये भी छोड़ दीजिए, सीमेंट। सीमेंट क्या है? बेसिक एसेंशियल कमोडिटी, ना ही वो लग्जरी गुड है ना ही वो सिन गुड है जिसके लिए आप उनको ओवर पेनलाइज करें। सीमेंट पे 28% आप टैक्स लगा के पर एग्जिस्ट करता है। साथ ही में ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ऑलमोस्ट 28%, सारी चीज़ों पे वहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जीएसटी है। इरैशनल, समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट इट। ओके, तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप जीएसटी के केस में लिख सकते हैं। अभी तक जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल जैसा कुछ नहीं था, तो वो भी एक फ्लॉ हुआ करता था, पर फाइनली उसे कर्ब कर दिया गया है। ओके, ऑफ ग्रेटर कंसर्न इज, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मल्टीपल स्लैब्स एंड क्रिटिकल इनपुट्स लेफ्ट आउट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वाज टास्क। तो देखिए वही चीज़, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ये टास्क दिया गया था 2021 में कि आप इन अनॉमलीज के लिए कुछ फिक्स लेके आइए, कैसे हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को
अगेन ही हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा है, आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका मेंशन हुआ है। 2021 के इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद ऑल्दो कुछ चीज़ों में ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है, हटा इन द सेंस इसको डील किया गया है, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ही हमें लगता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑफ कोर्स इस पे आप टर्मिनोलॉजी पे सोचने की कोशिश कीजिए, क्या होगा? इन्वर्टेड है तो मतलब उल्टा, तो सीधा क्या होगा, है ना? तो सीधा ये होगा कि जो रॉ मटेरियल है, जो बेसिक इनपुट है, वो सस्ता होगा, फिर जो फाइनल फिनिश्ड गुड होता होगा उस पर ज़्यादा टैक्स लगता होगा। ये हो गया सीधी वाली चीज़। लेकिन इसको इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट कैसे करेंगे? रॉ मटेरियल बहुत महंगा है लेकिन फिनिश प्रोडक्ट पे बहुत कम टैक्स है कंपैरेटिवली रॉ मटेरियल के। तो जो रॉ मटेरियल में बिजनेस करते हैं वो क्यों करेंगे? उनको लगेगा भाई फिनिश प्रोडक्ट पे तो इतना ज़्यादा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप बेसिकली बिजनेस करना ईज नहीं कर रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ है ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इसको कर्ब करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और साथ ही में फ्यूअर टैक्स स्लैब्स होने चाहिए। द काउंसिल was informed that GST was still not delivering, और साथ ही में GST is not delivering, ऑल्दो हम हर महीने देखते हैं कि 1.5 लाख करोड़ इस बारी रेवेन्यू आया, ऑल ऑफ दैट एंड हैज गॉन अप। अगेन बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस की हैं, बहुत सारा डेटा ये बताता है, वी कैन नॉट डिफाई दैट। लेकिन जो प्रॉमिस किया गया था, और देखिए जब आप GST लिखेंगे ना तो बड़े सारे डायमेंशन लिखेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, उसमें सरचार्ज वगैरह ये सब, ये बहुत सारी चीज़ें जो आप लिखेंगे, ठीक है, कीपिंग दैट असाइड। तो अभी यहाँ पे वो जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ बट स्टिल इट इज़ नॉट डिलीवरिंग, क्योंकि जब GST लाया गया था 2017 में तो बहुत सारे प्रोमिस किए गए थे कि 15.5% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रहेगा ग्रोथ का, लेकिन अभी कितना हो रहा है कि विद एग्रीगेट टैक्स रेट क्लोज टू 12%। तो वही चीज़ अब ऐसा कम क्यों हो गया? ये चीज़ हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखी है कि कम क्यों हुआ, फिर जितना हमने सोचा था उतना आया क्यों नहीं हमारे पास GST का रेवेन्यू? क्योंकि बड़ी सारी चीज़ों पे रेट ही कट्स होते रहे, कहीं चीज़ों पे नोइंगली अननोइंगली हमने इतने रेट कट कर दिए जिससे रेवेन्यू नहीं आ पाया। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ लिखी है। While some anomalies flagged by GOM were fixed last June, yes, some anomalies were fixed. The center had signaled the rates rhetoric would be deferred as inflation had surged. तो इसीलिए तो देखिए तब निर्मला सीतारमण जी ने ये भी तो कहा था कि देखिए रेवेन्यू कम हो रहा है तो फिर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ पे लगाना ही पड़ेगा GST। और ये मैं अब पहले कोई इंसान तो हूँ नहीं कि आके कह रही, लुधियाना में हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें सारी स्टेट्स ने हाँ किया था, अब सारी स्टेट्स हमारे को ऑपोजिशन कर रही हैं। अगेन दैट थिंग, द रिपोर्ट ऑन रेट रिफॉर्म्स इज स्टिल अवेटेड, so दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। और वही जो सीमेंट वाली चीज़ मैंने आपको बताई वो चीज़ लिखी है, पर अब अगैन 2000, अब देखिए वही चीज़ है। जब मैं फिस्कल पॉलिसी आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो केवल डिमांड साइड को डील कर सकती है, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है वो डिमांड और सप्लाई साइड दोनों को ही डील कर सकती है, हैंडल कर सकती है। कैसे कर सकती है? इसीलिए सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ बहुत बार जब इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे थे इस बात को कि आरबीआई से, ऑल्दो सील्ड मैनर में, आरबीआई से उनकी सफाई मांगी गई, क्योंकि आरबीआई एक्ट में ही लिखा है आरबीआई का काम क्या है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के कॉन्ट्रम को मेंटेन करना। ठीक है, तो अब इन्फ्लेशन बढ़ी 6% से ज़्यादा रही, 6.7% इस तरह के आसपास, तो अब आरबीआई को ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल बनते हैं कि वो सरकार को जवाबदेही बनती है उनकी कि आप वो बताएं कि इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं कर पाए। तो आरबीआई ने जवाब दिया, लेकिन फिर बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये पूछा कि फिर सरकार किसको जवाब देगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हमें पता है उसकी लिमिटेशन है, वो केवल डिमांड साइड को हैंडल कर सकती है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी दोनों साइड को कैसे कर सकती है? अगर मैं कुछ आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं, ऑल्दो इकोनॉमिक सर्वे में हमने इसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखिए अगर क्या होगा कि सप्लाई साइड, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है पूरी कंट्री में, तो GST क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स है जो कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने GST को बढ़ा दिया, मैंने कहा 12% था अब 18%, आई एम द गवर्नमेंट। ओके, तो फिर जब मैंने इसको बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जो आपको अब एक टॉफी मिल रही है जो पहले 2 रुपए की मिलती थी अब 5 रुपए की मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर मैंने GST बढ़ा दिया, क्योंकि GST भी एक गुड है जिसके ऊपर GST लगेगा, मतलब टॉफी भी एक गुड है जिसपे GST लगेगा, तो अब वो टॉफी और महंगी होगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ गई, है ना? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैं GST कट कर दूंगी तो उससे क्या होगा कि वो सस्ती हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो इससे क्या हुआ, मैं सप्लाई मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है, अब डिमांड कैसे मैनेज कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने इनकम टैक्स घटा दिया। ठीक है, इनकम टैक्स घटा दिया मैंने 7 लाख तक के स्लैब के लिए कह दिया 0 इनकम टैक्स है। तो उससे क्या होगा, ये माना जाता है, अज्यूम किया जाता है, प्रैक्टिकली कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो बात की बात है, कि जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो एक इंसान की सेविंग्स बढ़ जाएंगी, राइट? तो मनी इन हैंड ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी।
ठीक है, तो खरीदने की क्षमता आएगी। तो ऐसे आप डिमांड साइड को भी यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे लिखा है कि अब क्यों, क्योंकि 2024 के भी इलेक्शन रहे, 2023 के 9 इलेक्शंस के बाद, तो फिर उसके बाद हम एटलीस्ट 2025 तक तो जो कहीं चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाएंगे। House of Horrors. Now again, when you read about NGOs in your paper, GS2, GS2 में NGOs एक topic है, pressure groups एक topic है. You should be prepared. These are the low hanging fruits for you. You should have your material ready. और तो बाकी आप predict ही नहीं कर सकते. ये 2-3 जो चीजें हैं जो आप GS2 या GS3 में predict करके जा सकते हैं. GS3 में तो क्या है, पता नहीं क्या ही predict कर सकते हैं आप, but still है ना। चलिए वहाँ पे GS3 में you can predict internal security. खैर GS2 में ये कुछ कुछ पॉइंट्स चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जो प्रिडिक्ट करके जा सकते हैं। लेकिन अगर एनजीओ पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत दुविधा में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें घिसे पिटे वही 3-4 पॉइंट हैं जो सब लिखेंगे, है ना। वही कि डेवलपमेंट का जो वो है वो केवल सरकार नहीं संभाल सकती, ऑल्दो वो वेलफेयर स्टेट है, सो हम वी वांट टू कंट्रीब्यूट ऑन आवर ओन, इस तरह वॉलंटियरशिप, ये सब बहुत कुछ जो आप लिखते हैं, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19, दिस दैट, ये सब कुछ लिखते हैं आप, ठीक है, जो सब लिखेंगे। लेकिन एनजीओ का डायनामिज्म क्या है, रिसेंटली एनजीओ से रिलेटेड क्या हो रहा है, क्वेश्चन भी तो तभी आएगा ना कि कुछ हुआ होगा। तो एक बहुत बड़ी फाइंडिंग हमारे सामने आई है। ऑल्दो आई थिंक 2016 में इस तरह की बहुत न्यूज़ आया करती थी, तो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो फ्लडेड रहते थे, हिंदुस्तान टाइम्स, हर न्यूज़पेपर, कि ये एनजीओ का पता चला, दिल्ली में इस एनजीओ में ट्रैफिकिंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें जो आप अपने पेपर में लिखेंगे, रीसेंट इस तरह की चीज़ें, और हम इसे देखते हैं कि व्हाट इज रिटन हियर। द केस इन पॉइंट इज द अनबू ज्योति आश्रम केस इन तमिलनाडु's विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बाय एक्सीडेंट क्या हुआ, जो डार्क सीक्रेट्स थे इस एनजीओ के वो खुल गए, और क्या हो रहा था इस घर के अंदर, इस शेल्टर होम के अंदर, वो हमें पता चल गया। आप ये अनबू ज्योति आश्रम केस तमिलनाडु एग्जाम्पल के रूप में लिख के आ सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, पुलिस को क्या पता चला, पुलिस को ये पता चला कि यहाँ पे सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज हुआ करता था, बिजार स्केयर टैक्टिक्स अप्लाई किए जाते थे कि लोग जो हैं वो बाहर जाके बताना दें और वहीं रहे कि क्या हो रहा है घर के अंदर। इवन ट्रैफिकिंग भी हुआ करती थी, ठीक है। अगर हम इस शब्द को देखें, जो एनजीओ का नाम का मतलब है फ्लेम ऑफ लव, ये क्या करता है, बेसिक सर्विस अगर हम देखें तो इट प्रोवाइड शेल्टर टू पर्सन्स ऑन द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी, जो फिजिकली या सोशली इन नीड में है, ठीक है, जैसे डेस्टिट्यूट वुमेन, अबैंडन्ड सीनियर सिटीजन्स, बेगर्स, अल्कोहल एडिक्ट्स एंड पर्सन्स विद मेंटल रिटार्डनेस और इलनेस। लेकिन यहाँ पे जब इन्हें रेस्क्यू किया गया इन लोगों को, तो हमें पता चला, जिस तरह की टेल्स उन्होंने हमें सुनाई, हमें ये पता चला कि कैसे उनको फियर, टेरर, इनफैक्ट मंकीज को उनको टेरराइज करने के लिए यूज किया जाता था, ताकि वो बाहर ना जाएं और किसी को पता ना चले कि घर में क्या होता है। ओके, इट्स बिन रनिंग फॉर इयर्स नाउ, ये जो शेल्टर होम एग्जिस्ट करता है, लेकिन इतने साल बाद पहली बार पुलिस को पता चला इसके प्रेमाइसेस में ये सब कुछ हो रहा है। ओके, सो सब्सिक्वेंटली एज विमेन रेजिडेंट्स, जैसे विमेन रेजिडेंट्स ने बताया कि किस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट, टॉर्चर उनके खिलाफ हुआ करता था, ओनर द्वारा जुबिन बेबी या उनकी वाइफ द्वारा मारिया, दोनों को ही ऑफ कोर्स कपल को अरेस्ट कर लिया गया। फॉलोइंग अप, अब जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने रिकॉर्ड किया टेस्टिमनीज ऑफ द रेस्क्यूड वुमेन एंड द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन हैंडेड ओवर टू द CBCID। तो अगेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, GS2 में आया भी है बहुत बार, इस साल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन केवल इस न्यूज़ की वजह से ही न्यूज़ में नहीं है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। राजस्थान में जैसे आपको याद होगा, बहुत सारी बच्चियां एक जगह पे हमें ऐसी दिखी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को, जो 14-15 छोटी छोटी सी बच्चियां आई हुई घर में रह रही हैं राजस्थान में, और जब उनसे पूछा गया कि आपके मम्मी पापा इसमें से कौन है, और वो कुछ बता ही नहीं पा रही कि हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे मम्मी पापा कौन है, ठीक है, और फिर वो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं ये। तो इससे क्या पता चलता है कि वो उनको लोन लिया हुआ था किसी ने उस फैमिली से या उस ओनर से, और वो लोन चुका नहीं पाए, और लोन के बदले उन्होंने अपनी बच्चियां दे दी। ये लोन पेमेंट रीपेमेंट सिस्टम है। तो ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को पता चला, और इस पर बहुत बड़ा केस अभी चल रहा है। इन तरह के रीजंस की वजह से यू शुड बी प्रिपेयरिंग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब देखिए, ये जो केस है शुड नेवर हैव हैपेंड, ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब एनजीओ शब्द हम समझते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉज है इसका, राइट। लेकिन वो इस तरह के केसेस जब हमारे सामने आते हैं वो सब कुछ डिफाई हो जाता है, हमें एनजीओ एक स्कैरी होम लगता है ना। तो क्योंकि जब इतने सारे रूल्स हैं, लॉज हैं जो सेफ्टी के बारे में बात करते हैं हर केयर होम से रिलेटेड, तो उनका पीरियोडिक असेसमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्यों सरकार यहाँ पे
हम उनकी तरफ से निगलेक्ट देखा, इतने साल क्यों लग गए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, इंस्पेक्शंस प्रॉपर होनी चाहिए, कोई लूप होल किसी भी तरह के सोशल सेक्टर में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल भी है ना, जो नहीं प्ले किया गया, वो ये ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ टू रेज मैरिटल एज इज नॉट इनफ एज एनफोर्समेंट इज पुअर। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए, व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन, कि क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं, इंक्रीजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21, शुड हैव गुड मटेरियल रेडी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हुआ है और हम इस केस को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। अगेन आपके लिए एक बहुत मेंस की यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये जो मैप है, ये दोनों मैप्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आप दोनों भी नहीं तो एटलीस्ट ये एक मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? द शेयर ऑफ वुमेन हु वर एज्ड बिटवीन 20 and 24, क्योंकि इनकी बेसिकली जब सर्वे हुआ तो तब ये अब इतनी एज की है, 1921 की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि कितनों की मैरिज 18वां बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले हो गए थे, ठीक है। तो 18th बर्थडे से पहले यानी कि बिलो 18th इज द लीगल एज ऑफ मैरिज। अभी अगर हम देखें तो उससे पहले कितनों की शादी हो गई थी। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज देखें, आप ये मैप ड्रॉ कर सकते हैं एज इट इज। ऑफ कोर्स आपको ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं बनानी, आप अपने हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कीजिए। तो अब आपको पता चलेगा कि ये जो मोर देन 30% है यहाँ पे बिहार में, वेस्ट बंगाल में 21 to 30%, यानी कि मोर देन 30% ऑफ वुमेन 18 साल से पहले यहाँ पे शादी हुई थी बिहार में, वेस्ट बंगाल में। 21 to 30% वुमेन यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपको पता चलेगा अरेस्ट क्यों हो रही हैं, ठीक है। लेस देन 10% में जम्मू कश्मीर का रीजन आता है, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, ठीक है, तो केरला का। तो ये कुछ आप कह सकते हैं कि ब्राइट स्पॉट्स हैं। दिस इज हाउ यू शुड बी ड्रॉइंग योर मैप। अब देखते हैं कि हम न्यूज़ डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। अब देखिए मंडे को क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन को डिसमिस किया है। वो पिटिशन क्या कह रही थी कि मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, आप प्लीज क्या कीजिए, आप मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन इन इंडिया को 18 से 21 कर दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, देखिए ये एक लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, है ना। तो उस लॉ के हिसाब से जो लीगल एज ऑफ मैरिज है वो 18 है। अब लॉ को अमेंड कौन कर सकता है? खुद पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, हम नहीं कर सकते। अब देखिए आप ये जानते हैं कि जब 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 2020 में मिस्टर मोदी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऑलरेडी कमेटी बिठाई गई है, वो इस पे काम कर रही है। ऑफकोर्स देखिए इसकी बहुत प्रैक्टिकलिटीज हो सकती हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे आप बहुत कुछ सोचेंगे लीगल एज बढ़ाने की, तो कैसे हो सकता है, टेनेबल है, फीजिबल है कि नहीं। सो ऑफकोर्स कमिटीज think about it, they work, they go on fields, they survey things, and then it becomes possible कि law आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो याद जानते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 2021 में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल लाया गया लोकसभा में दिसंबर 2021 में। इस बिल ने यही प्रपोज किया कि जो एज ऑफ मैरिज है वुमेन के लिए वो 18 से 21 कर दी जाए। लेकिन काफी सारे ऑपोजिशन MPs ने इसको बोला कि देखिए इस बिल की अभी स्क्रूटनी होना बहुत जरूरी है, ऑल्दो एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, पर कहीं चीजों में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे विमेन MPs की तरफ से विद्रोह आया था, और कहीं सही रीजंस के लिए, कहीं गलत रीजंस के लिए। अब देखिए ऑपोजिशन है तो वो अलग बात है। तो इसीलिए इस बिल को रेफर कर दिया गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कॉशन एक्सरसाइज बाय, इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने या फिर जो ऑपोजिशन MPs वहां पे एडवाइस कर रहे थे, तो इसीलिए उनके कुछ रीजंस वेल ग्राउंडेड थे। ये यहाँ पे एडिटोरियल ये कहने की कोशिश कर रहा है, आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है, दिस इज बिकॉज क्यों, देखिए बहुत सारे MPs ने उस समय क्या बोला था, एनफोर्समेंट हो पाएगी कि नहीं। अब देखिए जो हमने अभी यहाँ पे मैप देखा उसमें हमने क्या देखा, लॉ एग्जिस्ट करता है ना, लॉ एग्जिस्ट करता है कि 18 साल उम्र है शादी करने की, लीगल एज ऑफ मैरिज है। लेकिन कितने लोग यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के यहाँ पे शादी कर रहे हैं। तो जब यही एक्ट एनफोर्स नहीं हो रहा, तो फिर आप जब इसको 21 कर देंगे तो वो कैसे एनफोर्स होगा। आप देखिए मेरी सजेशन आपको ये है कि आप ये वाला मैप भी ड्रॉ करें, क्योंकि यहाँ पे जो 21 प्रपोज किया जा रहा है, 21 से पहले कितनों की शादी होगी, यहाँ से आपको वो डेटा मिलेगा और वो आपको बताएगा कि जब हम 21 को रेज कर देंगे, देखिए ये होना तो है ही, आज नहीं तो कल, लेकिन क्या उसके लिए स्टेप्स लेने हमें वो सोचना चाहिए कि ग्रेजुअली वहां तक पहुंचना कैसे है। वो जब हम डेटा देखेंगे कि 21 से पहले 70% जो लड़कियां हैं वो मैरिज कर लेती हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल की 70%।
ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 70% वुमेन 21 से पहले शादी कर लेती हैं, तो अगर ये कल को लॉ में ये अमेंडमेंट हो गई कि तो फिर 70% वहाँ पे अरेस्ट भी हो जाएंगे लोगों के, ठीक है, विमेन की भी अरेस्ट हो सकती है, उस मैन की भी अरेस्ट हो सकता है जिसने की है शादी। आप सोच के देखिए, इस तरह से एनफोर्सबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। The caution exercised by the Supreme Court and the advice of the opposition, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, this is because despite the legal age of marriage for women being 18 years, almost 23% of women who were aged मतलब who were aged between 20 to 24 years in 1921 married before their 18th birthday। तो यहाँ पे जो एवरेज है वो 23% है, लेकिन हमने देखा कैसे मोर देन 30% है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और बाकी इन सारी जगहों पे 21 to 30%। वैसे एवरेज कितनी है? 23%। ठीक है, इनफैक्ट इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल द शेयर वाज ओवर 40%। इन असम एंड आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान द शेयर वाज ओवर 25%। द शेयर वाज बिलो 10% इन केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड अमंग अदर स्टेट्स। तो जैसे कि मैंने बताया, ये ब्राइट स्पॉट्स थे। डिस्पाइट सच अ हाई शेयर ऑफ विमेन मैरिंग बिफोर टर्निंग 18 ईयर्स। देखिए अब एक और बात है, वही एनफोर्सबिलिटी की बात यहाँ पे आ रही है। कुछ कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके बावजूद कि 18 से नीचे इतने लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट था उसके तहत केवल 1000 के करीब क्यों केसेस रजिस्टर हुए, अगर हम एनसीआरबी का डेटा देखें 2021 का। ओके, सच अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस शो कि जो रिपोर्टेज है अंडर एज मैरिजेस की वो नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए लिमिटेड एनफोर्समेंट है लॉ का। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो फिगर 2023 के लिए ऊपर जाएगी, क्योंकि असम में ही अकेले 3000 केसेस हो गए हैं। तो okay, well, with the bill proposing to raise the legal age of marriage from 18 to 21, the question in enforcement gets even bigger। वही चीज, अब तो ये क्वेश्चन और बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया में over 60% of women who were aged between 25 to 29 in 1921 married before their 21st birthday। 60% of women, सपोज कीजिए आज ही ये लॉ आ जाए और कह दे कल से सबको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, तो क्या होगा? ठीक है, तो 60% ऑफ लोग तो फिर जेल में जाएंगे। इस तरह से वो इलीगल हो गया ना। मैरिज भी तो नलीफाई हो सकती है, वैसे तो मैरिज ऐसे नलीफाई नहीं होती, और कुछ आई बिलीव कि कुछ आएगा, कूल ऑफ पीरियड आएगा अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, कोई डेट आएगी, कट ऑफ डेट होगी उसमें। ओके, इन द ईस्ट इतनी बेवकूफ़ तो मतलब सरकार भी नहीं है ना, तो बट स्टिल तब भी ये एनफोर्सेबिलिटी यहाँ पे एक इशू है इन ईस्टर्न। इसीलिए तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इसको रेफर किया गया है। इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल द शेयर वाज इवन 70%। इवन इन गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लीस्ट शेयर ऑफ सच वुमेन है, तब भी 1 in 5 वुमेन वहाँ पे अपना 21 से पहले शादी उनकी हो गई थी। ठीक है, एज कॉन्क्लूडेड इन द डेटा पॉइंट टाइटल्ड एजुकेशन मोर देन वेल्थ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है जो आप अपने आंसर्स में भी लिखेंगे। कोई ऐसी कंपाइलेशन नहीं आएगी करंट अफेयर्स की जिसमें सोल्यूशन ना लिखा हो। तो एक यहाँ पे डेटा पॉइंट टाइटल्ड एजुकेशन मोर देन वेल्थ डिटरमाइंस वुमेन्स मैरिटल एज। और आप ये जानते हैं, वी हैव लाइक रेड काउंटलेस एडिटोरियल्स ऑन दिस, कि कैसे जो वुमेन की वेल्थ नहीं या फिर एक घर की वेल्थ नहीं बल्कि एडुकेशन डिटरमाइन करती है कि एक लड़की किस उम्र पे शादी कर रही है। और आप ऑफ कोर्स डीले कर पाते हैं क्योंकि आपके पास बार्गेनिंग पावर आ गई ना। एडुकेशन आएगा, एडुकेशन से क्या होगा? ऑफ कोर्स पहली बात तो अवेयरनेस आएगी, फिर उसके बाद आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे। फिनेंशियली अगर आप कुछ कमा रहे हैं अपने लिए, तो ऑफ कोर्स आपके पास नेगोशिएटिंग पावर होगी। क्यों आप शादी कर लेंगे ऐसे ही? अभी आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देखी है। तो इसीलिए ये बहुत प्रैक्टिकली यहाँ पे लिखा है कि कैसे यंगर वुमेन हैव पुश्ड अप देयर मीडियन मैरिज एज बाय मेनी इयर्स कंपेयर टू देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। ये हम जानते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। दीज मैप्स बोथ ऑफ देम ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉ। अगर हम यहाँ पे देखें मोर देन 60%, 60% तो पूरे इंडिया का एवरेज है। ठीक है, मोर देन 60% का है बिहार में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये आप झारखंड में ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम 51 to 60% देखें तो यानी यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आप जगहें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ड्रॉ करके आ सकते हैं। अब देखिए हम बाकी सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं। ओके, कीव स्टैंड्स डिक्लेयर्स बाइडेन एज ही मेक्स अ सरप्राइज विजिट टू यूक्रेन। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब अब सरप्राइज विजिट उन्होंने की, जेलेंस्की से मिलने गए कीव में, यूक्रेन में, तो उन्होंने डिस्प्ले किया वेस्टर्न सॉलिडारिटी को, जो एक कंट्री ब्रूटल और अनजस्ट वॉर लड़ रही है
1 साल की एनिवर्सरी होने वाली है फरवरी 24 को, आपको पता है। ठीक है, तो वही चीज़, और साथ ही में मॉस्को को बता दिया गया था पहले ही, शॉर्टली बिफोर द विजिट एक्चुअली टुक प्लेस, कि देखिए हम कोई लड़ने का हमसे इरादा नहीं है आपका, तो ये ऐसे ही है, बस हम ऐसे ही मिलने जा रहे हैं, तो उसको प्लीज़ आप, ताकि एस्केलेशन ना हो जाए, मिस कैलकुलेशन ना हो जाए मॉस्को के पार्ट पे। तो वही चीज़ यहाँ पे अब बाइडन ने बोला, 1 year later कीव स्टैंड्स एंड यूक्रेन स्टैंड्स, डेमोक्रेसी स्टैंड्स, द अमेरिकन स्टैंड विद यू एंड द वर्ल्ड स्टैंड्स विद यू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, और कैसे वो स्पीड अप करेंगे डिलीवरी को, वेपन्स को एंड ऑल ऑफ दैट। और साथ ही में लेकिन ऑफ कोर्स जेलेंस्की चाहते हैं कि फाइटर जेट्स को भी भेजा जाए, लेकिन फाइटर जेट्स जो नेटो के फाइटर जेट्स हैं वो नहीं भेजे जा सकते। बाइडन ने अभी तक तो इसको डिक्लाइन किया है। साथ ही में यहाँ पे जो यूएस की हमने एक्यूमेंशिप देखी है, यूएस बेसिकली यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है कि वेस्ट इकट्ठा रहे। देखिए हम बीच में हमने देखा था कि जर्मनी या फिर पोलैंड, तो अब आप देखेंगे, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो जो जो बाल्टिक सी में जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी, उसमें हमने उसकी सैबोटेज जब देखी, उसको लीक कर दिया गया मीथेन के, वहाँ पे बबल्स इतने समय तक 1-2 महीने तक होते रहे। तो वो लीक किसने किया था? नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को रिपोर्ट्स, रिसर्चेस ये बताती है कि यूएस का उसमें हाथ था। यूएस ने अब ऐसा क्यों किया, ऐसे रिपोर्ट्स अगेन ये बताती हैं, क्योंकि यूएस को ये डर था कि जर्मनी क्यों करेगी, जो जब आप निर्भर ही यूरोप या जर्मनी जैसे देश जो हैं वो रशिया पे हैं अपनी नेचुरल गैस सप्लाई के लिए, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आ जाती है। तो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट रशिया पर से, क्योंकि आपको पता है। तो इसीलिए उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को कट कर दिया, ताकि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस खत्म हो जाए और आप फुल फ्लेज सपोर्ट अपना यूक्रेन के पास डालिए, उसके बिहाइंड वेट डालिए। तो ये चीज़ हमें पता है, वही बाइडेन यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। Israelis persist with their protest as Netanyahu advances judicial changes। तो आप ये जानते हैं कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कंट्री में अभी प्रोटेस्ट चल रही हैं, जो उनके वो जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहली बात तो करप्शन चार्जेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही में वो जो कोशिश कर रहे हैं कि उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा ही लॉ मेकिंग में जुडिशियल रिव्यू की पावर दी हुई है हमने, हमारी जुडिशरी को इतना नहीं होना चाहिए, उनका बहुत इंटरफेरेंस है एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके लिए वो जुडिशियल रिव्यू को कर्ब सॉर्ट ऑफ करने की या फिर कैप करने की कोशिश कर रहे हैं रिफॉर्म्स के माध्यम से। एंड वी आर सीइंग प्रोटेस्ट जो इसराइल में काफ़ी अनकन्वेंशनल है। प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल फॉर 3 to 8 एज ग्रुप लॉन्च्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचेंगे ये हम बच्चों वाली चीज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए? आपके एथिक्स के लिए भी, आपके GS1 के लिए भी, एडुकेशन का टॉपिक, क्योंकि एडुकेशन का जो ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग थी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिविंग हेरिटेज साइट पहली संसार की जो बन रही है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। रविंद्रनाथ टैगोर उनके फाउंडर है। रविंद्रनाथ टैगोर की एडुकेशन की धारणा क्या है? एडुकेशन 4 दीवारों में नहीं हो सकती, ओपन लर्निंग का उनका कॉन्सेप्ट है, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आज भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, जैसे कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, ऑल्दो दे वर सॉर्ट ऑफ नॉट वेरी गुड टर्म्स पे नहीं थे एक दूसरे के साथ बहुत चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि देवर ऐसा कुछ एनिमीज और इस तरह के थे, ऐसा कुछ उस समय पे ये सब कुछ नहीं होता था। एक दूसरे का क्रिटिसिज्म कर देने से एनिमी नहीं बन जाते थे उस समय पे, क्योंकि हेल्दी डिस्कशंस, हेल्दी क्रिटिसिज्म को वैल्यू किया जाता था, अनलाइक टुडेज एरा। तो वहाँ पे वो उन बहुत सारी चीज़ों पे दे वर नॉट ऑन द सेम पेज, रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। बट एडुकेशन एक ऐसी चीज़ थी जिसमें महात्मा गांधी का नई तालम का जो कॉन्सेप्ट है, तो आप ऐसे अपने आंसर में लिख के आएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के एडुकेशन का कॉन्सेप्ट, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, नई तालीम के बारे में लिखेंगे, अप्रेंटिसशिप के बारे में लिखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, और कैसे जो एडुकेशन है, इट शुडंट ओनली टीच योर हैंड्स एंड हेड, इट शुड ऑल्सो टीच योर हार्ट, है ना। ये सारी चीज़ें लिखेंगे और फिर आप उस पर लिखेंगे, ओके नाउ व्हाट इज इंडिया डूइंग अबाउट इट, ओके व्हाट द NEP टॉक्स, हाउ द NEP टॉक्स अबाउट इट, कैसे हम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स या हमारे जो थिंकर्स थे, इंडियन थिंकर्स, उनका जो सोच थी एडुकेशन के बारे में, अब हम उसे इम्प्लीमेंट होता देख रहे हैं। तो उसमें आप ये कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल लिखेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे। क्लासरूम लर्निंग sans textbooks and one that is instead based on toys, puppets, and story cards is at the core of implementation of the curriculum framework prepared by the Union government for children in the age of 3 to 8। तो यही चीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू इम्प्रूव फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए लाई गई है। तो इसका नाम क्या है? जादुई पिटारा, मैजिकल बॉक्स, जिसमें क्या होगा,
देखिए टेक्स्ट बुक्स को यूज ही नहीं करना टीचर्स ने, टेक्स्ट बुक्स को यूज किए बिना कैसे बातें करके, बिकॉज यू नो टॉकिंग, लिसनिंग, टॉयज, वर्किंग विद मटेरियल, प्लेइंग, जंपिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह से 3 to 8 की एज में यू लर्न, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन इनकलकेट एवरीथिंग इनटू अ किड, ओके, ना कि उनको रट्टू तोता बना देना है बचपन से ही कि यही हमारा एजुकेशन है भाई, रोट लर्निंग अभी से रटना शुरू कर दो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं, जादुई पिटारा इज समथिंग यू कैन ऑफ कोर्स राइट एन एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पे और हम ये आर्टिकल अब रह गया, देखिए हम देख रहे हैं कैसे डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, राइट, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, डिबेट नहीं होता, ये नहीं होता, है ना, डिस्कशन नहीं है, लेकिन इस बार का पार्लियामेंट तो काफ़ी अच्छा था। खैर वी sort of enjoyed the entire parliament session very much after a long time because वो डिसरप्ट ही होता रहता है, जर्नी होता रहता है वरना। तो खैर उसके लिए आप एक जो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो सांसद रत्न अवार्ड होते हैं, सांसद रत्नास जो हैं बेसिकली, कि कैसे जो एमपीज अच्छी डिस्कशन, फ्रूटफुल डिस्कशंस करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रिकग्नाइज किया जाता है, और देन यू गेट मोटिवेटेड कि अच्छा हमें बस, हम एमपी बन गए हैं तो बस अब पेंशन आएगी, पैसा आएगा, घर मिल गया, बस खत्म हो गया आपका काम। लोगों ने तो आपको चुन के इसलिए भेजा ही थोड़ा कि आपने काम करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने तो मीटिंग भी नहीं अटेंड करनी। तो देखिए आप कैसे एमपीज को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, अकाउंटेबिलिटी का भी एक एग्जाम्पल है। आप उनकी अटेंडेंस का कुछ क्राइटेरिया रखिए कि इतनी परसेंट अटेंडेंस, 75%, अगर बच्चों के लिए रखते हैं तो आप अपने लिए भी तो रख सकते हैं ना। तो ये कुछ कुछ आप सजेशंस भी लिख सकते हैं कि कैसे, हाउ टू मेक पार्लियामेंट लाइक एक्चुअली अ फंक्शनल बॉडी, ठीक है। और साथ ही में आप सांसद रत्न लिख सकते हैं कि कैसे दे ऑलरेडी डू देयर बिट, ठीक है। तो 8 लोकसभा लीडर्स को और 5 राज्यसभा मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है सांसद रत्न अवार्ड्स के लिए, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन क्वेश्चंस, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मनोज के झा जी आरजेडी के, उनके कुछ कुछ कांग्रेस के, कुछ बीजेपी के। तो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था जो हमने देख लिया, ओके। नाउ समथिंग ऑन इटली, लेकिन उससे पहले ब्रीफली मैं ये बताना चाहूँगी, आपको ऑलरेडी पता है रूल 267 हम डिस्कस कर चुके हैं, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी जो अडानी इशू पे या फिर चाइना क्राइसिस इशू पे बार बार जो ऑपोजिशन से मांग की जा रही थी कि रूल 267 के तहत प्लीज़ आप आज का बिजनेस सस्पेंड कीजिए और हम नेशनल इंपॉर्टेंस से किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, तो रूल 267 कहता है, 267 कहता है, ठीक है। तो वही आपको ये पता होना चाहिए रूल 267 क्या कहता है। इट इज इशूड बाय मेंबर्स टू रेज इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सस्पेंडिंग द बिजनेस ऑफ द डे, ओके। तो जगदीप धनखड़ जी का कहना है कि मतलब प्रोब कीजिए, डिसऑर्डरली कंडक्ट था, बार बार आप कैसे प्लेस ये कर सकते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस और भी तो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें। इंडिया एंड इटली आई डिफेंस पैक्ट ड्यूरिंग मेलोनीज विजिट। तो देखिए आप जानते हैं कि इंडिया और इटली के जो रिश्ते हैं, दे हैवंट क्वाइट बीन वेरी नाइस फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एंड बट अभी हमने G20 की जब समिट हुई थी इंडोनेशिया में, बाली में, तो हमने क्या देखा था कि मिस्टर मोदी मेट जॉर्जिया मेलोनी, विच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी आप कह सकते सरप्राइजिंग फॉर एवरीबडी, क्योंकि ये चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हमने एक्सपेक्ट किया था ओके ही वुड मीट जो बाइडन, फिर उनका हैंडशेक भी जो हमने देखा अपने चाइना के शी जिनपिंग के साथ, ऑफ कोर्स दैट वाज आल्सो समथिंग जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो हुआ। पर फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म भी हुआ कि तवांग क्राइसिस हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। पर क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जो जिस पार्टी से आते हैं, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, और जिस तरह की फार राइटिस्ट आइडियोलॉजी उनकी पार्टी फॉलो करती है, और जैसे कि ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी का जो एंसेस्टरी है वो क्या है, मुसोलिनी का एंड ऑल ऑफ दैट, तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। पर फाइनली शी हैजंट डन एनीथिंग। हमें लगा था वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जाएंगी, पर वो यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट कर रही हैं, तो जो उन्होंने कहा था वो कर रही हैं कि मैं नहीं हूँ भाई मुसोलिनी वाली। तो फाइनली इंडिया और इटली के रिश्ते आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज गेटिंग वाइडन एंड वाइडन डे बाय डे। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ। Canada has come up with its Indo-Pacific strategy. Canada does not talk about fights. Canada does not talk about security and such things. But see Indo-Pacific strategy, and wherever you find Indo-Pacific strategy, you will find the word Indo in it, and Indo means India. So India by default gets a stake in everybody's Indo-Pacific strategy. I hope you get my point. So Canada is here. France is talking about Indo-Pacific strategy. Then we've also seen. यूएस तो है ही, कोड है यूएस का, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है इंडो पैसिफिक में,
हम तो कोड के माध्यम से जुड़ ही जाते हैं। तो बाकी यूके इज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक। तो जब देखिए वो कहते हैं, मिस्टर सोनक कहते हैं, तो इतना हम खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि इंडिया को कोई, वो इंडियन है तो कुछ वो मिलेगा उनके बैकग्राउंड, नहीं, वो इंडो पैसिफिक के लेंसेज से इंडिया को देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। एंड नाउ वी सी इटली ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़, इंडिया एंड इटली आर एक्सपेक्टेड टू पुट नियरली अ डेकेड ऑफ टेंशन। पिछले 10 सालों से हमारे रिश्ते कुछ खास नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत में क्या हुआ था ना, उनकी जो इटालियन मरीन्स थी उनको हमने जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया था यहाँ पे, 2 इटालियन मरीन्स फॉर किलिंग ऑफ केरला फिशरमैन ऑफ इंडियन कोस्ट। तो फिर उसके बाद जो मेलोनी की पार्टी थी, उन्होंने कहा था कि उनके एम्बेसडर को एक्सपेल कर दो इंडिया के इस इशू पे। 2015 में इटली ने वीटो भी कर दिया था इंडिया की एप्लीकेशन टू ज्वाइन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ कंट्रीज इन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम MTCR, पर हम तो हैं उसके मेंबर। खैर, फिर उसके बाद बार बार इनकी पार्टी भी और इटली भी बार बार यूरोपियन पार्लियामेंट में ये कहती हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेटर का दर्जा दे दीजिए भारत को। तो सारी इतनी टेंशनों के बाद फाइनली वी आर सीइंग सम होप। क्यों होप हम देख रहे हैं? क्योंकि मेलोनी इज सेट टू विजिट इंडिया, एंड ऑन हर विजिट वी विल सी अ डिफेंस पैक्ट बीइंग साइंड। ठीक है, तो क्यों आ रही है मेलोनी? रसीना डायलॉग होने वाला है मार्च 2-3 को। आप जानते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आएंगे इसमें। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो एक वीडियो है उसमें 2 से 3 सेकंड की एक ऐसी क्लिप आ गई है जिसमें इब्राहिम रईसी एक तरफ और साथ ही में जो बाकी लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही थी अपने हेयर कट करके, वो साथ में दिखा दी गई हैं। सो दे आर अपसेट ओवर इट। सो यू नो रसीना डायलॉग, राइट? 2016 से हर साल कंडक्ट किया जाता है ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो उसके लिए आ रही है। तो हम एक डिफेंस पैक्ट देखेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो वी विल बी डिस्कसिंग इट तभी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि INS विक्रांत के जो हमारा इंडिजिनस, जिसे हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, उसमें भी जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का ट्रांसमिशन हुआ है वो इटली की एक कंपनी के द्वारा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते बरकरार हैं इतनी टेंशन के बाद भी। ओके, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पर आई बिलीव कि इंडियन एक्सप्रेस में इस पे एक्सप्लेन्ड सेक्शन पे जो निरुपमा सुब्रमण्यम जी हैं वो काफ़ी एक अच्छा बड़ा आर्टिकल लेके आएंगी, बिकॉज शी एक्सप्लेन्स ऑल दीज विजिट्स जो PM मोदी और बाकी किसी के साथ होती है, या वेरी इलेबोरेटिव। न्यू जॉब्स टू एंश्योर यूथ्स रिटर्न टू देयर विलेजेस। तो देखिए PM मोदी यहाँ पे बस ऐसी एक स्कीम आपको जो पता होनी चाहिए, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री उत्थान योजना, जिसमें जो कोचिंग दी जाएगी टू स्टूडेंट्स फ्रॉम वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और साथ ही में सो दैट दे हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल ऑफ दैट। और कैसे, ये इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, क्योंकि जैसे कि हमने अभी देखा कि 9 असेंबली इलेक्शन हैं, तो कुछ ना कुछ रहेगा ही न्यूज़ में। आपको त्रिपुरा लैंड का इशू तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। त्रिपुरा में कोक बोरोक लैंग्वेज बोली जाती है, ये पता होना चाहिए। ट्राइबल लैंग्वेज है वहाँ की, सब कुछ पढ़ के जाना है क्योंकि त्रिपुरा में इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, साथ ही में अब क्या हुआ है कि PM डिनाइड परमिट टू लैंड इन टूरा स्टेडियम, BJP अलायन पावर NPP ट्रेड चार्जेस। ये अभी तो अलायंस में है, पर अब इन्होंने सोलो जाने की कोशिश की है BJP और NPP ने। लेकिन आगे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? साउथ टूरा, वेयर इज इट? वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, मेघालय में। मेघालय में टूरा है, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। आपको ये पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।